नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अभी हम कथा साहित्य पढ़ रहे हैं, और कथा साहित्य में अभी तक हमने 2 कथाएं पढ़ ली है। अब कई बच्चों का ये कमेंट आता है और डाउट्स भी आते हैं कि मैम ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ध्रुव यात्रा नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने कही है कि राष्ट्र का स्वरूप नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने बोली है। लेकिन ऐसा है बच्चों, देखिए कि आपके यहाँ पर साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी 2 तरह की हिंदी चलती है। अब उसमें ऐसा है कि साहित्यिक हिंदी में सभी कुछ आ रहा है और सामान्य हिंदी में बहुत कुछ नहीं आ रहा है। तो जिन बच्चों के साहित्यिक हिंदी है और जिन बच्चों के सामान्य हिंदी है, तो जो ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है वो साहित्यिक हिंदी वालों के भी काम आ जाएगा, और आपके जो सिलेबस में आ रहा है वो आप ले लीजिए, तो आपके लिए मुझे नहीं लगता कोई नुकसान की बात है। तो इसी तरह से आज हम जो यहाँ पर कहानी पढ़ने वाले हैं, या कहानी के लेखिका उनको पढ़ने वाले हैं, कहानीकार को जो पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है शिवानी, और उनके द्वारा लिखी गई लाटी कहानी है, जो हमारे कथा साहित्य की तीसरी कहानी, यानी चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम कथा साहित्य में, और जिनकी लेखिका है शिवानी, और जो कहानी लिखी गई है वो कौन सी है? लाटी। अब लाटी कहानी में क्या क्या है, किस चीज़ के लिए बताया है, कथानक क्या है, ये सारी चीज़ें हम कहानी के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 के रूप में, वो है हमारी लाटी कहानी की लेखिका, कथाकार बोल सकते हैं, शिवानी जी का परिचय। यानी कि आज हम शिवानी जी का परिचय पढ़ेंगे, उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें, उनके साहित्य से जुड़ी हुई बातें, यानी उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व, काव्य क्षेत्र या भाषा शैली जो भी है, वो सारी चीजें आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम शिवानी जी का जीवन परिचय। देखिए बच्चों, ये है शिवानी जी। यहाँ पर सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो उनका व्यक्तित्व। अच्छा, व्यक्तित्व आप सभी को पता है क्या होता है? व्यक्तित्व और कृतित्व में कई बार आपको बताती हूँ, जब हमने पद्य साहित्य पढ़ा था या गद्य साहित्य पढ़ा था, यानी कि पद्य में भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, बहुत सारी कविताएं पढ़ ली है, रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ा है, सुमित्रानंदन पंत को पढ़ा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ा है, महादेवी वर्मा को पढ़ा है, जयशंकर प्रसाद को पढ़ा है, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा हमने पढ़ लिया है, तुलसीदास जी को पढ़ा है, बहुत सारा, है ना। तो इसमें आपको पता है, या फिर हम गद्य साहित्य की बात करते हैं तो जैनेन्द्र कुमार जी को पढ़ा है, ऐसे बहुत से, ऐसे ही बालकृष्ण भट्ट जी को पढ़ा है ना। ऐसे ही बहुत से लेखक और कवि हैं जिनको हमने पढ़ लिया है, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व यानी कि जीवन परिचय को हमने पढ़ा है। तो आप सभी जानते हैं क्या होता है जीवन परिचय, उसके अंदर व्यक्तित्व क्या होता है। यानी कि हमें कोई पूछता है कि भाई आपका व्यक्तित्व क्या है, तो हम अपने बारे में क्या बताएंगे? हम कहाँ जन्मे थे, हमारे माता पिता क्या है, हम क्या है, हमने क्या उपलब्धि प्राप्त की, ये सब बताएंगे। ऐसे ही जो भी लेखिका या लेखक या कवि या साहित्यकार जो भी होते हैं, उनका भी व्यक्तित्व इसी प्रकार का होता है। कुछ उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें होती है, और कुछ उनके प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ क्या है, साहित्य जगत, तो साहित्य जगत से जुड़ी हुई कुछ बातें होती है, वो कृतित्व के अंतर्गत आ जाती है। अब कृतित्व में भी क्या होता है, देखिए कि कुछ उनकी रचनाएं, अगर उन्होंने कोई पद्य लिखा है या कोई काव्य संग्रह लिखा है या कहानी संग्रह लिखा है या निबंध संग्रह लिखा है, बहुत एक्स्ट्रा और भी बहुत सारा जो भी है वो उनके कृतित्व के अंतर्गत आएगा। और उन्होंने जो पुरस्कार प्राप्त किए हैं वो भी सब कृतित्व में आएंगे। अगर किसी तरह की काव्य भाषा का प्रयोग किया तो वो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे अलग अलग भागों में जीवन परिचय को बांट दिया जाता है कि उनका व्यक्तित्व अलग कर दिया जाता है, जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा और जीवन में जो भी कोई स्पेशल कोई घटना हुई है, यानी कि मुख्य रूप से कोई घटना घटित हुई है, तो उन घटनाओं को भी वो व्यक्तित्व में ही रखा जाता है, और जीवन से जुड़ी हुई कई ऐसी अनर्गल बातें हैं वह सारी उसमें रखी जाती है। दूसरा आता है कृतित्व, यानी उनके साहित्य जगत में उन्होंने क्या योगदान दिया है और साहित्य ने उन्हें क्या दिया है उसके बदले में, यानी पुरस्कार वगैरह सब सारी चीजें आती है, वो उनके कृतित्व में आती है। उसके बाद आता है नंबर 3 पर काव्य सौंदर्य। अब काव्य सौंदर्य में ऐसी बात होती है कि 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। अब भाव पक्ष में क्या होता है कि उनके साहित्य का भाव क्या था, वे जब लिखती थी तो एक लिखने की थीम होती है, हर कवि लेखक साहित्यकार के मन में एक थीम होती है, किस थीम को लेकर चलते हैं, किस परिवेश को लेकर चलते हैं, तो वो परिवेश उनके भाव को स्पष्ट करने में सहायक होता है। उसी प्रकार से हम कला पक्ष की बात
बात करते हैं तो कला पक्ष की बात ये होती है कि उन्होंने कैसी भाषा का उपयोग किया है, क्या जन समुदाय की भाषा का उपयोग किया है, या फिर कुलीन भाषा का उपयोग किया है, या फिर साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, या फिर आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, उसके अंदर कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से काव्य सौंदर्य यानी काव्य के अंगों को लिया गया है, या अलंकार को लिया, छंद को लिया। अगर उन्होंने काव्य सौंदर्य लिखा है तो वो उसके अंतर्गत आएगा। और अगर भाषा शैली की बात करें तो सही सरल सुदुक्कड़ी भाषा हो सकती है, मुहावरेदार, कहानियों में मुहावरेदार भाषा होती है, आम बोलचाल की जन सामान्य को समझ में आने वाली भाषा हो सकती है। तो ऐसे कई रूप हो सकते हैं। जीवन परिचय के अंतर्गत हम लेखक या कवि या साहित्यकार या लेखिका जिनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई और उन्होंने अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां प्राप्त की है उन उपलब्धियों से जुड़ी हुई बातों को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम लाटी कहानी की लेखिका शिवानी जी का जीवन परिचय इसी तरह से पढ़ेंगे कि पहले व्यक्तित्व, फिर कृतित्व, फिर उनके और भी जो चीजें हैं कहानी के अंतर्गत, उनका क्या परिवेश था, किस तरह की कहानी लिखती थी, ऐसे ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। ऐसे ही देखिए, जब हम जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी हमने पढ़ी थी ध्रुव यात्रा, तो एक बच्चे ने कहा कि मैम ध्रुव यात्रा मैंने पूरी पढ़ ली है, लेकिन आपने पढ़ाई तब भी मैंने समझी और मैंने खुद से भी पढ़ी है 1-2 बार, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई कि इसमें कहा क्या गया। अब सबसे पहले ये देखिए कि हम जब लेखक परिचय पढ़ते हैं, यानी कि जो कथाकार है कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी, उनको, उनकी मानसिकता को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, उनके विचारों को जब तक नहीं पढ़ेंगे, उनके मानसिक थीम को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें कहानी कैसे समझ में आएगी कि उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है। अब जैनेन्द्र कुमार जी मनोवैज्ञानिक साहित्यकार है, यानी कि वे मन के विज्ञान, मन को प्रस्तुत करने वाले साहित्यकार हैं। ऐसे ही उनकी एक कहानी पाजेब, उसमें भी एक छोटे बच्चे की मनोवैज्ञानिक व्यथा पर, छोटे बच्चे के इर्द गिर्द घूमने वाली उस कहानी को उन्होंने व्यक्त किया है। ऐसे ही यहाँ पर जो ध्रुव यात्रा कहानी लिखने का उनका उद्देश्य था वो ये था कि किसी के मन की स्थिति को बताना। अब यहाँ पर क्या होता है कि ध्रुव यात्रा में राजा रिपुदमन क्या करते हैं कि अपना आत्मदाह स्वयं कर लेते हैं, यानी कि आत्महत्या कर लेते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। अब वे क्यों करते हैं जीवन को समाप्त? कोई भी क्यों करता है? कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आता है। अब वे डिप्रेशन में थे या नहीं थे कि वे किसी से प्रेम करते थे और प्रेम करने के बाद उससे वे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन वह विवाह नहीं करती है, वह अपने पति, अपने प्रियतम को उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भेज देती है। तो यहाँ राजा रिपुदमन है, वो सोचते हैं कि मैंने इस संसार की सारी खुशियों को, संसार में जो भी उपलब्धियां थी वो मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो आंतरिक मन की खुशी है, मेरे मन की एक मन का जो सुख है, आंतरिक सुख है, वो मुझे नहीं मिला है और अब मुझे मिल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर दक्षिणी ध्रुव चला गया तो वहाँ मेरी मौत निश्चित है। इसलिए वहाँ जाने से पहले ही वे अपना आत्मदाह कर लेते हैं। तो ये उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को व्यक्त किया गया है। ठीक है, इसके साथ आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं लाटी कहानी की लेखिका, कथाकार कौन है, शिवानी जी, उनका व्यक्तित्व, कृतित्व, भाषा के तौर पर या कहानी के उपलक्ष्य में क्या लिखा है। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 का। तो व्यक्तित्व देखिए क्या है कि शिवानी का जन्म राजकोट, शिवानी जी का जन्म राजकोट यानी कि सौराष्ट्र गुजरात। आप लोगों ने कभी सोमनाथ मंदिर का नाम सुना है? तो सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में ही है। तो आप समझ जाइए कि समुद्र के किनारे एक स्थान है वेरावल, वहाँ पर सोमनाथ मंदिर है और सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र गुजरात में है और राजकोट भी गुजरात में ही है। तो उनका जो जन्म हुआ था, शिवानी जी का जन्म राजकोट जो सौराष्ट्र गुजरात में है 17 अक्टूबर सन 1924 ईस्वी को, 17 अक्टूबर 1924 ईस्वी को विजयादशमी के दिन हुआ था। देखिए रावण दहन के दिन हुआ था, विजयादशमी के दिन इनका जन्म हुआ था। शांति निकेतन और कलकत्ता विश्वविद्यालय में आपने शिक्षा पाई। पर्वतीय समाज से आपकी संबद्धता रही है। पर्वतीय समाज यानी पहाड़ों से इनका बहुत ज्यादा संबंध रहा है। आप लोकप्रिय लेखिका रही है। आपकी कहानियां प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही और शिवानी ने 79 वर्ष की उम्र में यानी 79 वर्ष की उम्र में 21 मार्च सन 2003 ईस्वी को इस दुनिया से सांसारिक नाता तोड़ लिया। यानी कि 21 मार्च सन 2003
3 को वे मृत्यु को प्राप्त हो गई, इस दुनिया से सदा के लिए वहां से रवाना हो गई। कहाँ पर? स्वर्ग के लिए। ठीक है, कहीं भी जाए। ठीक है, तो क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 17 अक्टूबर सन 1924 ईस्वी को राजकोट यानी सौराष्ट्र गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, शांति निकेतन और कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। पर्वतीय समाज से इनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। आप बहुत ही लोकप्रिय लेखिका रही थी। इनकी कई कहानियां प्रमुख बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाओं में भी, मैगजीन में भी या फिर न्यूज़पेपर में छपती रही थी। शिवानी ने 79 यानी 71 ईयर्स की उम्र में 21 मार्च सन 2003 में इस दुनिया से विदा ले ली थी। ठीक है, तो ये था उनका व्यक्तित्व। याद हो गया सभी को? आगे चलते हैं हम उनके कृतित्व की तरफ। किसकी तरफ? कृतित्व की तरफ। अब ये है उनकी सारी रचनाएं। तो देखिए क्या है कि शिवानी ने कहानियां, उपन्यास और संस्मरण लिखे हैं, यानी कि वे क्या थी? गद्य साहित्यकार बोल सकते हैं। क्या थी वे? गद्य साहित्यकार। ठीक है, गद्य साहित्यकार थी, यानी कि शिवानी ने कहानियां, उपन्यास और संस्मरण लिखे हैं। प्रकाशित कथा संग्रह है उनका, जो प्रकाशित हो चुके थे, पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके थे, फेमस हो चुके थे। विषकन्या, करिए छिमा, लाल हवेली, अपराधिनी, पुष्पहार तथा 4 दिन, ये उनके कथा संग्रह थे यानी कहानी संग्रह थे। उसके बाद 14 फेरे, शमशान चंपा, कैजा, भैरवी, कृष्णकली, मायापुरी, सुरंगमा आदि उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। तो ये जो है, ये जिनकी बात कर रहे हैं हम कि कथा संग्रह है, विषकन्या, करिए छिमा, लाल हवेली, अपराधिनी, पुष्पहार और 4 दिन, ये तो उनके कथा संग्रह है, यानी इतनी कहानियों का संग्रह है, बहुत सारी कहानियों का संग्रह। एक एक संग्रह में बहुत सारी कहानियां सम्मिलित होती है, तो ये संग्रह है सारे। उसके बाद 14 फेरे, शमशान चंपा, केजा, भैरवी, कृष्णकली, मायापुरी, सुरंगमा, ये उनके उपन्यास है। तो यहाँ पर 2 गद्य की विधाओं को यहाँ बताया गया है कि कथा संग्रह और उपन्यास यहाँ पर उनके बताए गए। हमें आगे चलते हैं हम उनके कथा शिल्प एवं भाषा शैली पर। कथा शिल्प का मैंने आपको बताया था कि शिल्पगत विशेषता और भावगत विशेषता क्या होती है, कि जब हम अंदर के भावों को, मन के भावों को व्यक्त करते हैं तो भावगत विशेषता होती है, और उन भावों को व्यक्त करने के लिए जिस तरह की भाषा का, जिस तरह के काव्य के अंगों का, जिस तरह की भाषा शैली का या जिस तरह के जो शब्दावली है उनका उपयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? शिल्पगत विशेषता या भाषा शैली। ठीक है, तो देखिए किस तरह की भाषा शैली थी उनकी। शिवानी की कहानियों में अधिकतम पर्वतीय समाज से संबंधित समस्याओं, प्रथाओं और मनोभावों का चित्रण किया गया है, क्योंकि पर्वतीय समाज से संबंधित थी, वे पहाड़ों से संबंधित थी। अब पहाड़ों से संबंधित होने के कारण उनकी कहानियों में जितना भी अगर भाषा का उत्कर्ष देखने को मिलता है, वो सारा का सारा कहाँ का मिलता है? पर्वतीय क्षेत्रों का। ठीक है, तो उनकी जो जितने भी उनकी कहानियों में जो अधिकतम पर्वतीय समाज से संबंधित समस्याओं, प्रथाओं, मनोभावों का चित्रण देखने को मिलता है। ये तो उनकी भावगत विशेषता हो गई कि पर्वत समाज में क्या क्या समस्या होती है, वहाँ का जीवन कैसा होता है, वहाँ के लोगों की प्रवृत्ति कैसी होती है, वहाँ की प्रथाएं किस प्रकार की है, कैसे रीति रिवाज होते हैं, उनको बताने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया है। आपने भावात्मक और सामाजिक आर्थिक समस्याओं से जूझती, टकराती नारी को बड़े रोचक और मार्मिक रूप से चित्रित किया है। अधिकतम कहानियों के कथानक आपके निजी अनुभवों पर आधारित है। निजी अनुभवों पर आधारित होने का मतलब क्या होता है कि उन्होंने अपने स्वयं के जीवन में उन लोगों का चरित्र देखा है, उन लोगों को उन्होंने अपने करीब से देखा है कि उन्होंने कैसा जीवन जिया है। पहाड़ों की वहाँ की मार्मिक स्थिति, वहाँ की महिलाओं का किस तरह से बंदिश में रहना और बहुत सारे अधिकारों से वंचित रहना, वो यहाँ उन्होंने प्रकट किया है। आपकी कहानियों में कथा का ताना बाना या तो किसी घटना को केंद्र में रखकर बुना गया है या फिर किसी चरित्र को, या तो कोई घटना स्पष्ट की गई है या फिर किसी व्यक्ति के चरित्र को स्पष्ट करके या तो घटना के इर्द गिर्द या फिर चरित्र के इर्द गिर्द कहानी का पूरा झुकाव देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि घटना प्रधान कहानियों में कुतूहल का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा। कुतूहल का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा। कि घटना प्रधान कहानियों में कुतूहल और चमत्कार की विशेषता देखने को मिलती है। अब कैसे? कि जो घटना है, कोई घटना घटित हुई है, उस घटित घटना को बताने का जो तारतम्य है, जो एक लगातार अनवरत क्रमबद्ध तरीके से कोई बात बताई गई है, उस बात को बताने का जो
उस बात को यदि कोई बता रहा है, जैसे कोई वाकया हो गया मान लीजिए और मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके अंदर कुतूहल बना रहेगा, जिज्ञासा बनी रहेगी। ऐसे ही शिवानी जी की कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो उसको कहानी को पढ़ते समय हमें हमेशा जिज्ञासा बनी रहती, घटना क्या हुई है, किस तरह की हुई है। उन्होंने वातावरण को इस तरह तैयार किया गया है कि हमें हमेशा कुतूहल बना रहता है, जिज्ञासा बनी रहती है। उसके बाद चमत्कारिक प्रवृत्ति हुई है, यानी कि उन्होंने अपनी कहानी में बिल्कुल चमत्कारी ढंग से घटना को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, देखने को मिलती है। चरित्र प्रधान कहानियां, चरित्र प्रधान यानी या तो किसी एक महिला को लेकर लिखी है या फिर किसी वहां के एक व्यक्ति को लेकर, व्यक्ति के चरित्र यानी व्यक्ति के ऊपर ही वो कहानी पूरी लिखी है। तो ऐसे ही चरित्र प्रधान कहानियां प्राय किसी गंभीर सामाजिक अथवा मानसिक समस्या का मानविक चित्र प्रस्तुत करती है। अगर किसी चरित्र चित्रण को उन्होंने प्रस्तुत किया है कहानी में, तो क्या हुआ है, या तो उस समाज की या फिर वहाँ की कोई स्थिति है ऐसी, उस मार्मिक स्थिति को प्रस्तुत किया है कि यानी कि यहाँ जो लाटी नामक कहानी है, यहाँ पर एक महिला के बारे में बताया गया है, या फिर और भी उनकी कहानी है और कोई और कहानी लिखी है। मान लीजिए इसके अंदर जो कहानियाँ हैं, हम यहाँ पर उनके शिल्प की बात करते हैं, विष कन्या है, तो जो लड़की है उसके विष की बात करी गई है, तो लड़की के चरित्र पर घूमी हुई है वो कहानी। करिए छिमा, लाल हवेली, इस तरह से जो भी कहानी है, अपराधिनी, तो ये जो कहानियां हैं, ये कहानियां क्या बताती है कि इस कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के चरित्र को बताती हुई ये पूरी कहानी उस पर घूमती फिरती रहती है, ठीक है, उसके ही इर्द गिर्द लिखी हुई होती है। कहानियों की चरित्र प्राय उच्च वर्गीय है, नारी और पुरुष दोनों ही जीवन शब्द चित्र उभारने में आप कुशल रही है। लाल हवेली, करिए छिमा के, चील गाड़ी, मधु यामिनी आदि आपकी श्रेष्ठ कहानियां हैं। बंगला कथा शैली का आप पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। बंगला कथा यानी कि बंगला भाषा में जो कथा साहित्य लिखने की जो प्रवृत्ति थी, उसका प्रभाव शिवानी जी पर पूरा पड़ा है, इसलिए उनकी कहानी में कुछ अलग हटके, कुछ उत्कृष्ट करने का तरीका सामने आया है। आगे देखिए कि कहानियों की भाषा तत्सम प्रधान है। तत्सम प्रधान जानते हो आप, संस्कृत निष्ठ। तत्सम प्रधान का मतलब होता है संस्कृत निष्ठ, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो यथावत हिंदी में आ गए हैं, प्रवेश कर गए हैं और उसमें समाहित हो गए हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो शिवानी जी की कहानियों में आपको तत्सम शब्द मिलेंगे, जिसमें कथा वस्तु के अनुरूप आंचलिक शब्दावली, मुहावरों, लोकोक्तियों और काव्य पंक्तियों का सुरुचि पूर्ण प्रयोग मिलता है। शब्द रचना कोमल तथा मोहक है। शब्द रचना कैसी है, बहुत ही कोमल है, सरल है और बहुत ही अच्छी है, ठीक है। कवित्वपूर्ण चित्रण किया गया है, सटीक उपमाओं के कारण आपकी कहानियों का एक विशिष्ट वातावरण है। यानी कि उन्होंने जो उपमा दी है, कोई उदाहरण दिए है, वो सटीक तरीके से उदाहरण दिए हैं और वो सटीक उदाहरणों के कारण आपकी कहानी एक विशिष्ट वातावरण को लेकर चलने वाली है। किनकी, शिवानी जी की कहानी, जिसका सम्मोहन कथा के अंत तक पाठक पर छाया रहता है। यह लालित्य और कवित्वपूर्ण सम्मोहन ही शिवानी जी की निजी विशेषता ही जो उन्हें अन्य कथाकारों से अलग करती है। कैसी, सम्मोहन, यानी कि आप उस कहानी के प्रति इतने सम्मोहित हो जाते हैं, इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और जो जिज्ञासा बनी रहती है और कहानी के अंदर जो चमत्कार पूर्णता का कार्य किया गया है, वो शिवानी जी की विशेषता थी, कहानियों के लिखने की विशेषता थी। अब होता भी ये है कि कोई कथाकार कथा लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, तो उसका सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, पाठक को आकर्षित बनाए रखना या फिर पाठक को जिज्ञासापूर्ण बनाए रखना, उसको पढ़ने के लिए हमेशा आतुर रखना, कुतूहल बना रहे उसके अंदर कि मुझे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि उसने एक पैराग्राफ पढ़ा और वो बोर हो रहा है कि अब कहानी में पता नहीं क्या है और वो रख दे। तो कहानीकार का ये एक उद्देश्य होना चाहिए कि वो पाठक को उसके अंदर लगातार बनाए रखे कि वो कहानी को पढ़े। उसके बाद देखिए कथानक ऐसा होना चाहिए, कथानक किस प्रकार का होना चाहिए, जो सामाजिक परिवेश को प्रस्तुत करता हो, ठीक है, वातावरण उस कथानक के अनुसार होना चाहिए। चरित्र चित्रण, पात्रों का चरित्र चित्रण होना चाहिए, जो पात्र होते हैं नायक नायिका की भूमिका अदा कर सके, ऐसे होने चाहिए। मतलब कई, और भाषा शैली सरल और सुबोध होनी चाहिए, जो पाठक को आसानी से समझ में आ जाए। अपने आसपास के क्षेत्रों की भाषा शैली होनी चाहिए, तभी वह कहानी समझ में आएगी। अन्यथा वह कहानी अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो कहानी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करती है, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि आपकी कहानी की एक विशेषता उनकी व्यंग्यशीलता भी है। व्यंग्यशीलता क्या बोलते हैं, जिसे तानाबानी, क्या बोलते हैं, तानाबानी।
ताना बानी का मतलब होता है ताना कसना, व्यंग कसना, कमेंट करना, ठीक है। यानी कि उनकी कहानी लिखने का जो उद्देश्य है, वो विशेषता है, वो क्या है कि समाज में होने वाले उन असामाजिक तत्वों को रोकना, उसके खिलाफ व्यंग कसना। और व्यंग कसने से उनको एक शिक्षा मिलती है कि हाँ, हमने जो कार्य किया है, हमने जो नियम बनाए हैं, वो समाज विरोधी है, मनुष्य विरोधी है। तो उनके ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है, और कटाक्ष करने का उद्देश्य ये था सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाना। बड़े सदे और शालीन ढंग से अपने सामाजिक रूढ़ियों, विडंबनाओं और बाह्य आडंबरों पर व्यंग किया है। इस व्यंग में हास्य और विनोद का भी सुखद पुट देखने को मिलता है। यानी कि व्यंग भी ऐसा किया है कि ऐसा नहीं है कि वो सीरियस मैटर कर लिया, कोई सीरियस बात कह दी और बुरा लग गया सामने वाले को, ऐसा नहीं किया, बिल्कुल हंसने वाला व्यंग किया है। जैसे व्यंग के एक व्यंगकार है श्रेष्ठ, हमारे श्रेष्ठ व्यंग्यकार कहे जाते हैं हिंदी साहित्य जगत में, हरिशंकर परसाई जी। उन्होंने भी इस प्रकार से व्यंग्यात्मक लेख लिखे हैं, ललित निबंध लिखे हैं जिनमें हंसी ही आती है। ऐसे ही यहाँ शिवानी जी ने भी अपने कहानियों में जिस प्रकार और उपन्यासों में जिस प्रकार सामाजिक परिवेश को लेकर व्यंग किया है, वो व्यंग आपको कोई गंभीर प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं करेगा, एक प्रकार से यह मजाक या आनंद या हंसने योग्य है, आपको बना देगा। इस तरह से देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर लाठी कहानी की लेखिका शिवानी जी का जीवन परिचय पढ़ा है और जाना है कि वह पहाड़ों से ज़्यादा संबंधित थी, पहाड़ों में उनकी ज़्यादा रुचि थी। पर्वतीय क्षेत्रों की मार्मिक बाह्य आडंबर और वहाँ की ऐसी सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं का उन्होंने व्यंग्यात्मक लेख लिखा है, यहाँ पर व्यंग्यात्मक कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की है। एक कहानी उनमें से है लाठी कहानी, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जानेंगे कि लाठी कहानी के माध्यम से लेखिका या कथाकार हमें यहाँ पर क्या बताना चाहती है, और साथ ही कुछ कथा के यानी कि कहानी के तत्वों का भी अध्ययन करेंगे कि कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं, और उन तत्वों के आधार पर ही एक कहानी को लिखा जाना चाहिए। जब तक वे कहानी के तत्वों को पूर्ण नहीं करते हैं, तब तक वह एक कहानी नहीं कही जाती है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर में हम विदा चाहते हैं और फिर से हाजिर होते हैं लेक्चर नंबर 2 के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।